एक व्यक्ति एक घर का एड्रेस पूछते पूछते गांव में एक घर तक पहुंच जाता है। घर की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब थी और उस घर के अंदर एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। जैसे वह व्यक्ति घर के अंदर एंटर करता है तो वह बुजुर्ग महिला आंगन में बैठकर कुछ काम कर रही थी और उसके बाद वह व्यक्ति जाते ही उस बुजुर्ग महिला के पैर छूने लगता है। अब बुजुर्ग महिला उसे पहचान नहीं रही थी और वह पूछने लगती है कि बेटा तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वह एकदम से कहता है कि माँ, आपने मुझे नहीं पहचाना, मेरा नाम मुकेश है। अब जैसे वह बुजुर्ग महिला मुकेश नाम सुनती है तो एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है और मुकेश को अपने गले से लगा लेती है। कौन था ये मुकेश और क्या कनेक्शन था इसका बुजुर्ग महिला से और किस वजह से इसने इसे नहीं पहचाना था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर एक लड़का रहा करता है जिसका नाम मुकेश है और जिसकी उम्र 12 साल है। मुकेश के घर में केवल उसकी माँ है जो कि दूसरों के घरों में काम किया करती है और मुकेश खुद भी छोटा मोटा काम करके कुछ पैसे कमाया करता है ताकि उसकी माँ को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। साथ में मुकेश अपनी पढ़ाई भी कर रहा है और धीरे धीरे उनका समय व्यतीत हो रहा है। तभी एक दिन अचानक से जो मुकेश होता है वह अपने अखबार बांटने वाले घरों में से एक अमीर महिला के घर पर जाता है और वहां पर दिन के समय में उन्हें डोरबेल बजाकर बाहर बुलाता है। तो उस घर की महिला जिसका नाम सरिता देवी होता है वह बाहर निकलती है और उससे पूछने लगती है कि हाँ बेटा बताओ क्या काम है, आज तुम यहाँ पर क्यों आए हो दिन के समय में। तो वो कहने लगता है कि मालकिन आपके गार्डन में काफी सारे पौधे सूख चुके हैं और इसको देखभाल की जरूरत है, अगर आप कहो तो मैं आपके पौधों की देखभाल कर दूंगा, बदले में आप मुझे मजदूरी दे देना। अब इस बात को सुनकर जो मालकिन सरिता देवी होती है वह भी गार्डन की तरफ देखती है और उसे भी लगता है कि गार्डन को फिलहाल देखभाल की जरूरत है। तो वह कह देती है कि ठीक है बेटा, अगर तेरा ऐसा मन है तो इसको कर दे, जो कुछ तुझे चाहिए वो मिल जाएगा। इसके बाद जो लड़का मुकेश होता है वह वहां पर उस गार्डन की देखभाल करता है और लगभग 1 घंटे में वो उसे अच्छी तरह से सेट कर देता है। जो पत्तियां सूखी हुई थी उनको हटा देता है और जहां पर पानी की जरूरत थी वहां पर पानी लगा देता है। कहीं किसी गमले के अंदर अगर घास हो रही थी तो उस घास को निकाल देता है। इसके बाद जब उसका काम कंप्लीट हो जाता है तो वह दोबारा से डोरबेल बजाता है और सरिता देवी को बाहर बुलाता है। जैसे सरिता देवी बाहर आती है तो गार्डन को पूरी तरह से उसने ठीक कर दिया था। तो वो कहने लगती है कि बताओ बेटा तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो वो कहने लगता है कि मालकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए, दरअसल आप मुझे खाना दे दीजिए। अब इस बात को सुनकर जो मालकिन होती है बड़ी दयालु किस्म की महिला थी और वह सोचने लगती है कि बच्चा शायद भूखा है और इसी वजह से ऐसा कर रहा है। तो इसी वजह से मालकिन अंदर जाती है और अंदर से अच्छे से एक प्लेट में खाना सजाकर उसके लिए लेकर आती है। लेकिन जैसे ही वो लाकर उसे खाना देती है तो वो कहने लगता है कि मालकिन इस खाने को पैक करने के लिए मुझे कुछ सामान ला दो, मैं इस खाने को अपने साथ ले जाना चाहता हूं। अब इस बात को सुनकर जो सरिता देवी मालकिन होती है वो कहने लगती है कि बेटा आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम इस खाने को संग ले जाना चाहते हो, यहीं पर खा लो, अच्छा रहेगा और वहां तक खाना ठंडा भी हो जाएगा। तो वो कहने लगता है कि मालकिन दरअसल ये खाना मुझे मेरी माँ के लिए चाहिए, मेरी माँ की तबीयत खराब है और मेरी माँ को जो डॉक्टर साहब ने दवाई दी है उन्होंने कहा है कि इसे अच्छा सा खाना खिलाना वरना इनको दिक्कत हो सकती है। तो इसी वजह से अच्छा खाना आपके यहीं से मिल सकता था तो मैंने आपका काम किया और अपनी माँ को मैं खाना खिलाना चाहता हूँ। सरिता देवी जैसी इस बात को सुनती हैं तो एकदम से उनकी आंखें नम हो जाती हैं क्योंकि ये बच्चा अपनी माँ के लिए इतनी देर तक मेहनत कर रहा है और मेहनत करने के बाद अपनी माँ को अच्छे से दवाई देना चाहता है। तो सरिता देवी कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, तू ऐसा कर इस खाने को यहाँ पर खा ले और तेरी माँ के लिए मैं खाना पैक कर देती हूँ। लेकिन बेटा मना कर देता है और कहता है कि नहीं मालकिन ऐसा नहीं होगा, मैं पहले अपनी माँ को खाना खिलाऊंगा और उसके बाद ही खुद खाना खाऊंगा। इसके बाद जो सरिता देवी होती हैं उस खाने की प्लेट को लेती हैं और घर के अंदर चले जाती हैं। मुकेश बाहर खड़ा खड़ा सोच रहा था कि मालकिन अंदर से पैक करके लाएंगी, तो मालकिन अंदर से एक अच्छे से टिफिन में उन दोनों का खाना पैक करके बाहर आती हैं और कहती है कि बेटा चलो, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ और मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहती हूँ जिसने अपने बेटे को जिसकी उम्र 12 साल है उसको ऐसे संस्कार दिए हैं कि माँ की देखभाल के लिए वो दूसरे के घर काम तक भी करने के लिए मजबूर है। इसके बाद मुकेश उन्हें अपने साथ ले जाता है। तो वहां पर जाने के बाद जो सरिता देवी हैं वो देखती है कि एक टूटी फूटी झोपड़ी सी है जिसके अंदर ये दोनों माँ बेटे रहा करते हैं। वहां पर जाने के बाद जैसे वो झोपड़ी के अंदर घुसती है तो देखती है कि उसकी जो माँ है जिसका नाम शांति देवी है वह जमीन पर पड़ी हुई है और काफ़ी ज़्यादा बीमार है। इसके बाद सरिता देवी वहां पर जाती है और शांति देवी को सहारा देकर बैठाती है और कहने लगती है कि धन्य हो तुम जैसी माँ जिसने अपने बेटे को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि वो माँ के लिए दूसरे के घर काम तक भी कर रहा है। इसके बाद शांति देवी जब सरिता को देखती हैं तो देखते ही वो समझ जाती है कि काफी ज्यादा अमीर महिला है और यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए आई है। इसके बाद शांति देवी उसके सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि आप जैसे अमीर लोगों की दया की वजह से ही हम लोग इस दुनिया में कायम हैं, वरना हमारा अस्तित्व इस दुनिया से मिट जाता। इसके
बाद जो सरिता देवी है वो उसके हाथों को पकड़ती है और कहती है कि नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल बच्चे ने बताया कि तुम्हारी तबीयत खराब है तो इसी वजह से मैं यहाँ पर आ गई। इसके बाद जो सरिता देवी होती है उस खाने को बर्तनों में सेट करती है और दोनों माँ बेटे को वहाँ पर खाना खिलाती है। खाना खिलाने के बाद वह उसको दवाई भी देती है और दवा देने के बाद थोड़ी देर तक उससे बात करती है। बातों के दौरान उसे पता चलता है कि शांति देवी अपने बच्चे की देखभाल के लिए दूसरों के घरों में काम भी किया करती है और उनका बच्चा अखबार बांटने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी किया करता है। यह बात देखकर सरिता देवी को बड़ा ही बुरा लगता है और वह मन ही मन फैसला कर लेती है कि चाहे जो भी हो जाए मैं इनकी मदद करके रहूंगी। और इसके बाद वह तरह तरह से उन लोगों की मदद करने लगती है। कभी तो वो उन्हें कपड़े लाकर दे दिया करती, तो कभी खाने के लिए कुछ सामान लाकर दे दिया करती और उस बच्चे को पढ़ाई के लिए ज्यादा मोटिवेट करने लगती है और कहती है कि बेटा अखबार बांटकर जितने पैसे तुम्हें मिला करते हैं उतने पैसे मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। मुकेश भी इस बात को सुनकर थोड़ा सा हैरान तो होता है, लेकिन फिलहाल उसे मदद की जरूरत थी तो वह भी इस बात को स्वीकार कर लेता है और उसके बाद वह अपनी पढ़ाई पर फोकस करने लगता है। वह मुकेश के लिए किताबों का इंतजाम भी कर दिया करती और कहा करती कि ये मेरे बच्चे की किताब है, तुम्हारे बेटे के पढ़ने लिखने में काम आ जाएंगी। और वह इस तरह से मदद करती है जिससे उन लोगों को यह बात महसूस ना हो सके कि वो उन पर एहसान कर रही है। यानी कि अगर कपड़ा लाया करती तो कहा करती कि ये कपड़े मेरे बच्चे के हैं और उसे पसंद नहीं है तो इन्हें मुकेश पहन लेगा। और कभी कोई खाने के लिए सामान लाया करती तो कहा करती कि एक्स्ट्रा आ गया है तो आप इसे अपने पास रख लो, आपके काम आ जाएगा। लेकिन शांति देवी इन सभी चीजों को समझ रही थी और वह उससे कहने लगती है कि आप हमारे लिए इतने पैसे खर्च क्यों कर रही है। तो वो कह देती है कि देखो इंसान ही इंसान के काम आया करता है और मैं भी केवल आपकी मदद कर रही हूं, इसके बदले में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। शांति देवी उसकी मदद को स्वीकार करती हैं और धीरे धीरे जो मुकेश होता है उसकी स्कूली एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है। जैसे उसकी स्कूली एजुकेशन कंप्लीट हुई थी तो उसने एक प्राइवेट जगह पर काम करना स्टार्ट कर दिया था और उससे वह अपने घर का गुजारा अच्छी तरह से कर लेता है। जब मुकेश नौकरी लग जाता है तो उसके बाद सरिता देवी उनके पास आना कम कर देती है क्योंकि अब वो लोग अपना गुजारा आराम से कर सकते हैं और इधर शांति देवी भी घर के अंदर आराम से रहा करती है। मुकेश साथ में अपनी पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के बाद धीरे धीरे वह नौकरी करता करता एक सरकारी नौकरी को पकड़ लेता है जिससे उसे अच्छी खासी आमदनी होती है और उस आमदनी से वो लोग और भी ज्यादा तरक्की कर लेते हैं। तकरीबन इस बात को अब तक 12 साल बीत चुके थे और सरिता देवी को उनके पास आए हुए लगभग 6 साल हो गए थे। जब वह सरकारी नौकरी लग जाता है तो उसके बाद उसकी माँ उसकी शादी की चिंता करने लगती है क्योंकि फिलहाल उनके पास सब कुछ था, अपना घर था, अच्छे से गाड़ी थी और साथ में सरकारी नौकरी थी। तो जब माँ शादी की चिंता करती है तो बेटा भी माँ से कह देता है कि ठीक है माँ, अगर आप मेरी शादी कराना चाहते हो तो मुझे इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं है। इसके बाद जो उसकी माँ होती है शांति देवी, वह उसके लिए इधर उधर लड़की ढूंढने लगती है और ढूंढने से उसे एक लड़की मिल भी जाती है जिसका नाम होता है सीमा। सीमा जिसके अंदर संस्कार फूट फूट कर भरे हुए थे और उस लड़की को वह अपने बेटे मुकेश के लिए पसंद कर लेती है। सीमा के माता पिता दहेज के लिए कहने लगते हैं लेकिन वो उन लोगों से साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि हमारे पास सब कुछ है, हमें दहेज नहीं चाहिए, केवल हमें आपकी बेटी चाहिए और वही हमारे लिए काफी है। इसके बाद दोनों की शादी तय हो जाती है और जब शादी तय हो जाती है, शादी के लिए कार्ड छप जाते हैं, तो उसके बाद जो शांति देवी होती है वो एक दिन मुकेश को अपने पास बुलाती है और कहने लगती है कि बेटा सबसे पहला कार्ड तुम्हें उस भगवान को देना होगा जिसने हमारी जिंदगी इतनी अच्छी करी है। तो उसके बाद मुकेश पूछने लगता है कि माँ आप किसकी बात कर रही हो, क्योंकि मुकेश फिलहाल सब कुछ भूल चुका था कि कितने एहसान सरिता देवी ने उन पर किए हैं। तो वो कहती है कि मैं उस सरिता की बात कर रही हूँ जिसके यहाँ पर तू काम करके मेरे लिए खाना लाया था और उसे कार्ड देना सबसे जरूरी है क्योंकि उसने हमारी बहुत ज्यादा मदद की है। इसके बाद मुकेश को भी ज्ञात हो जाता है कि सरिता ने उनकी कितनी ज्यादा मदद की है, तो वह भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है कि माँ हम लोग सबसे पहला कार्ड उन्हीं को देंगे। और इसके बाद मुकेश वहां से एक कार्ड लेता है जिस पर सरिता देवी का नाम लिखता है और वहां से उस जगह के लिए निकल जाता है जहां पर सरिता देवी रहा करती थी। लेकिन जैसे वो उस जगह पर पहुंचता है तो वहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि इस घर के अंदर अब वो लोग नहीं रहा करते हैं, वो लोग तो काफी दिनों पहले यहां से गांव के अंदर शिफ्ट हो गए थे। तो जो मुकेश होता है वहां से उस गांव का एड्रेस लेता है और एड्रेस लेने के बाद उस गांव में पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद वो गांव ज्यादा बड़ा तो नहीं था लेकिन फिर भी उसे पूछने की जरूरत पड़ती है और पूछते पूछते वह एक घर तक पहुंच जाता है। जिस घर को मुकेश बाहर खड़ा होकर देखता है तो उसे बड़ी हैरानी होती है क्योंकि शहर के अंदर वो काफी आलीशान मकान था, लेकिन यहां पर जिस घर पर वो पूछते पूछते आया है उस घर की हालत काफी ज्यादा खराब है। देखने से लग रहा है कि मानो कई सालों से इसकी कोई रिपेयरिंग नहीं हुई हो और इसकी ईंटें तक बाहर निकल आई हैं। इसके बावजूद भी वह सोचता है कि चलो इस घर के अंदर जाकर देखते हैं, हो सकता है ये उन्हीं लोगों का घर हो। और यही सोचकर जो मुकेश होता है उस घर के अंदर एंटर कर जाता है और जैसे घर के आंगन में वह पहुंचता है
तो वहां पर सरिता देवी अपने घर का कुछ काम कर रही थी आंगन में बैठकर, और जैसे ही वो मुकेश को आता हुआ देखती हैं तो कहने लगती है कि हाँ भाई तुम कौन हो और यहाँ पर तुम्हें किससे मिलना है। अब इस बात को सुनकर मुकेश को बड़ी हैरानी होती है क्योंकि सरिता देवी ने उसे पहचाना नहीं था, लेकिन मुकेश सरिता देवी को भली भांति पहचान गया था क्योंकि उनकी शक्ल ज्यादा चेंज नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर जो मुकेश होता है उसकी शक्ल पूरी तरह से चेंज हो गई थी। इसके बाद वह एकदम से जाकर सरिता देवी के पैर छूने लगता है और कहता है कि माँ आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका वही मुकेश हूँ जो आपके घर काम करके अपनी माँ के लिए खाना लेकर गया था। जैसे सरिता मुकेश का नाम सुनती है और उसे देखकर पहचान लेती है तो एकदम से उसके गले लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है। इधर मुकेश जब सरिता देवी की ऐसी हालत देखता है तो उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं और वह सोचने लगता है कि शायद इनके साथ कुछ गलत हो गया है, इसी वजह से वे यहाँ पर रहा करती हैं। थोड़ी देर तक माहौल गमगीन हो जाता है, लेकिन उसके बाद सब कुछ शांत होता है और मुकेश सरिता देवी से पूछने लगता है कि माँ आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई और आप यहाँ पर क्या कर रही हो, जबकि आपके पास तो अच्छा खासा मकान था, अच्छी तरह से आप रहा करती थी, फिर ऐसा क्या हो गया। तो वो कहने लगता है कि बेटा जिस तरह से तेरे अंदर तेरी माँ ने संस्कार भरे थे, मैं अपने बेटे के अंदर संस्कार नहीं भर पाई। मैंने कोशिश तो काफी की थी, लेकिन जैसे उसकी शादी होती है तो शादी होने के बाद वो अपनी पत्नी के साथ कहीं दूर चला गया और उसने शहर वाले घर को बेचकर अपने लिए वहां पर घर ले लिया है। उसने मुझे गांव के घर में भेज दिया है और मेरे पति की भी मौत हो चुकी है जो उस टाइम पर पैसा कमाया करते थे। अब यहाँ पर मैं इधर उधर दूसरों के घरों में काम करके अपना समय व्यतीत कर रही हूँ और अपने जीवन को कंप्लीट होने की राह देख रही हूँ। इस बात को सुनकर मुकेश एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है और वो कहता है कि माँ आप चिंता मत करो, आपका एक बेटा भले ही आपसे अलग रहता हो, लेकिन आपका ये बेटा है ना, ये बेटा आपको अपने साथ रखेगा, क्योंकि आपकी वजह से आज मैं एक सरकारी नौकर हूं और अपनी माँ के साथ एक अच्छी जिंदगी बिताया करता हूं। आज से आपको दूसरों के घरों में काम करने की जरूरत नहीं है, आप आज से ही मेरे साथ चलिए और मैं आपको अपने साथ रखूंगा। इसके बाद जो सरिता देवी हैं वो उससे मना करने लगती हैं, कहती है कि बेटा जिसको मैंने पाल पोस कर बड़ा किया उसने ही जब मुझे अपने पास नहीं रखा तो तू भला क्यों परेशान होता है। तो वो कहने लगता है कि नहीं माँ ऐसा नहीं होगा, मैं आपको अपने साथ ले जाकर रहूंगा और आपको मेरे साथ चलना होगा। लेकिन सरिता देवी उसे साफ साफ मना कर देती हैं और कहती है कि नहीं बेटा मैं तुम्हें बिल्कुल भी कष्ट नहीं दूंगी और तू आराम से अपने जीवन को व्यतीत कर और मैं यहीं पर ठीक हूँ। ऐसा कहने के बाद वो पूछने लगती है कि वैसे मैंने ये तो पूछा ही नहीं कि तू यहाँ पर क्यों आया है और तुझे क्या काम पड़ गया मुझसे। तो वो अपनी शादी का कार्ड आगे बढ़ाता है और कहता है कि माँ मेरी शादी होने वाली है और इस शादी के अंदर मैं आपको सहपरिवार बुलाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चला कि आप अकेली हो, तो आपको अभी मेरे साथ चलना होगा। शादी में तो आप चलो, बाद में आप मेरे साथ बेशक से मत रहना, लेकिन जितने दिन मेरी शादी है उतने दिन तो आपको वहां पर सब कुछ देखना होगा। इसके बाद जो सरिता होती है शादी का निमंत्रण देखकर ना चाहते हुए वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और अब जो मुकेश होता है सरिता देवी को अपने साथ लेकर वहां से उस घर में चला जाता है जहां पर फिलहाल वो अपनी माँ के साथ बड़े ही ठाट बाट से रहा करता है। जैसे ही शांति देवी सरिता को देखती है तो एकदम से भागी दौड़ी आती है और उनका स्वागत करके उन्हें घर के अंदर ले जाती है। उनसे कहती है कि बहन बहुत अच्छा किया जो तुम आ गई, अभी से तुम आ गई हो तो मुझे इस काम को देखने में बड़ा ही सहारा हो जाएगा। इसके बाद सरिता देवी और शांति देवी दोनों शादी को करवाने लगती हैं, लेकिन जो मुकेश होता है वो शांति देवी को सरिता देवी की पूरी कहानी बता देता है और इस बात को सुनने के बाद शांति देवी को बड़ा ही दुख होता है, लेकिन फिर वो उसकी मदद करने का फैसला कर लेती हैं और कहती है कि चाहे जो भी हो मैं इन्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी और यहीं पर बनाकर रखूंगी। इसके बाद मुकेश की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद सीमा भी उस घर के अंदर आ जाती है। जैसे सीमा वहां पर आती है तो सीमा को मुकेश सरिता देवी के बारे में सब कुछ बता देता है और सीमा भी सरिता देवी की इस बात को सुनकर उसकी इज्जत करने लगती हैं और वहीं पर रखने लगती हैं। अब जैसे शादी के कुछ दिनों बाद सरिता देवी वहां से जाने के लिए कहती हैं तो जो शांति देवी हैं वो उससे कहने लगती है कि नहीं बहन अभी रुक जाओ, अभी तो नई नई शादी हुई है बच्चे की, कुछ दिन बाद चले जाना, वैसे भी तुम्हें वहां पर कौन सा काम है, आराम से रहो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा ही करके वो उसको वहां पर रखने लगते हैं और जब एक दिन सरिता देवी वहां से जाने की जिद करती है तो पूरा परिवार एक साथ होकर उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है कि हम आपको यहां से नहीं जाने देंगे, आपको अब आगे की जिंदगी यहीं पर व्यतीत करनी होगी। इन सभी बातों को देखकर सरिता देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि मुकेश की जो पत्नी थी वह उनके पैरों को पकड़कर यह बात कह रही थी, जबकि उसके साथ तो उसने कुछ अच्छा किया भी नहीं है, फिर भी वो इतना कर रही थी। इसके बाद जो सरिता देवी होती हैं वो ना चाहते हुए उनके पास रहने लगती हैं और वहीं पर अपना बचा कोचा जीवन व्यतीत करने लगती हैं। धीरे धीरे मुकेश को बच्चे हो जाते हैं। सरिता देवी मुकेश
के यहाँ पर ही रहा करती है, वो शांति देवी के साथ अपना समय आराम से व्यतीत कर रही है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहाँ पर एक महिला ने एक बच्चे की मदद की और जब उस महिला पर मुसीबत आई तो उस बच्चे ने उसे अपने घर के अंदर ही संभाल कर रख लिया। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर जिनके कमेंट हमें बहुत ही अच्छे लगा करते हैं, तो उनके नाम लेना चाहेंगे। पहला नाम है जोगिंदर सिंह जी का। इन्होंने बहुत ही अच्छा कमेंट किया है और जिससे हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिला है। तो जोगिंदर सिंह जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। दूसरा कमेंट है मोहम्मद शाहनवाज जी का। ये हमारी हर वीडियो पर अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ते हैं और इनके कमेंट को देखने के बाद हमें लगता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। शाहनवाज जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए और हमारी इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए। तीसरा कमेंट है अनिल जसवाल जी का। तो अनिल जसवाल जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमारी इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए। और आप लोग अगर हमें इस तरह से कमेंट करते रहोगे तो हमारा हौसला और भी ज्यादा बढ़ता रहेगा। सभी लोग जिन्होंने और भी कमेंट किए हैं अच्छे, वो लोग बुरा ना माने, आगे किसी आने वाली वीडियो में आपका नाम ले लिया जाएगा और आप लोग भी हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट किया करते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।